Hello student. Today under bookkeeping and accounting we will discuss the accounting cycle, accounting process. Previous videos में हमने देखा था what is accounting, what are the different branches of accounting, what is bookkeeping, what are its function. And now we are going to discuss about accounting cycle या accounting process. ये एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटिंग के अंतर्गत बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कंबाइंडली चलता है, चूंकि प्राइमरी फेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग. तो बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन जो डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के जरिए करते हैं, के अंतर्गत करते हैं. तो डबल एंट्री प्रिंसिपल के अंतर्गत जो सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स एंड अकाउंट्स है कंसेक्यूटिव, जस्ट जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होना है, तो उसी सीरियल में, उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में मेंटेन करते हुए जब हम बुक्स एंड अकाउंट्स के मेंटेन करने का जो डिफरेंट स्टेप्स है कि पहले ये होगा, दूसरे बार में ये होगा, तीसरे बार ये होगा, तो उसी कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग फॉर मेंटेनिंग बुक्स एंड अकाउंट्स अंडर द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस. कहने का मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस रेफर्स टू एज सक्सेसिव स्टेप्स involved in books and accounts and preparing statements involved in, यहाँ पे हम लिखेंगे maintaining books and accounts under and preparing statements under डबल एंट्री सिस्टम. ये आइडेंटिफाइंग से शुरू होता है, यानी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने से शुरू होता है और एंड होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे जाके रिपोर्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना. तो ऑल दीज सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स एंड अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस. दिस कैन बी presented with the help of a chart for accounting process, है ना. यहाँ हम चार्ट के जरिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप देखें. तो फाइनली आप डिफाइन करो, अकाउंटिंग प्रोसेस रेफर्स टू एज सक्सेसिव स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग बुक्स एंड अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम. It begins from identifying transactions and events occurred during the period and ends with the process of reporting to accounting users for decision making. व्यापार से जुड़े हुए जितने भी पक्षकार हैं उन तक रिपोर्ट भेजने तक वो समाप्त हो जाता है. शुरुआत होता है आइडेंटिफाइंग से और एंड होता है रिपोर्टिंग प्रोसेस से. इसको चार्ट में देखें आप, तो ये चार्ट आपको स्पष्ट स्टेप्स को उल्लेख करेगा. सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो है ऑकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी घटनाएं घटती हैं उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं. आइडेंटिफाइंग के तहत हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको देखें. पहला प्रोसेस आपका है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस. अब जैसे लेन देन हो रहा या हो रखा है या इवेंट्स है, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स, तो इसको अगर देखा जाए तो दो रूप में ट्रांजैक्शंस हो सकता है ये इवेंट्स हो, फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरा नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स. ये पहचानना है. इसको अगर क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल इवेंट्स है ना, तो फिर ये पहचानना है कि ये ट्रांजैक्शंस है वह कैश ट्रांजैक्शंस है, कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है. उसी अनुसार सेलेक्ट होगा बुक, यानी कैश बेसिस है तो कैश बुक में लिखेंगे, क्रेडिट बेसिस है तो परचेज है तो परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड है सेल्स बुक में. इस तरह से आइडेंटिफाई करना कि whether this transaction will be recorded in books and accounts or not. If these transactions have monetary value
and can be expressed in money language, then it will be recorded in books accounts. This will justify that transactions are of financial in nature or financial events. Then I will search for whether this transaction is on cash basis or credit basis. Then they will be entered in the relevant books and accounts. Okay, तो इस तरह से आइडेंटिफाइंग के तहत हम लोग दो बुक्स में किस बुक में लिखा जाएगा कि नहीं. दूसरा है मेजरिंग. मेजरिंग माने मापना. अब सपोज कीजिए ट्रांजैक्शंस का मॉनेटरी वैल्यू मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म्स. ये मॉनेटरी टर्म्स में इस ट्रांजैक्शन का, जैसे सपोज कीजिए 5 फैंस, एग्जाम्पल के तौर पर 5 फैंस एट द रेट ऑफ ₹1000 पर फैन वेयर परचेज्ड. ये लिखा है ट्रांजैक्शन आपको. तो इसमें 5 पंखे खरीदे गए प्रति पंखा 1000 के दर से. तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितना होता है? 5 पंखे का रिकॉर्ड तो अकाउंटिंग में होगा नहीं. 5 पंखा खरीदा, दिस इज नॉट फाइनेंशियल इवेंट. दिस विल बी ओनली व्हेन इट विल बी प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी लैंग्वेज. तो टोटल मेजर करेंगे तो वैल्यू ऑफ परचेज क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ परचेजेज है ना, इज इक्वल टू 5 इंटू 1000. तो मेजर करना, ट्रांजैक्शंस का वैल्यू पता चल गया. अब इसके साथ और भी बातें लगा होता है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको माइनस करना, तब एक्चुअल परचेज का फिगर हमें मालूम होता है, तब उसका रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं. इस प्रकार से मेजरिंग हो गया. दूसरा सेकेंड एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता करना हो तो प्रोडक्शन में तो मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, मटेरियल हो सकता है नंबर्स में यूनिट हो उसका मेजरमेंट का, या किलोग्राम में हो, क्विंटल में हो, और जबकि लेबर नंबर ऑफ लेबर एंड आवर के आधार पर पेमेंट होता है. तो इन सब को एक लैंग्वेज में यानी मनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सम अप करते हैं, तब तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चलता है. उसको सबको जोड़ देते हैं तो पता चलता है. इस तरह से मेजरिंग का काम भी अकाउंटिंग करता है. नेक्स्ट देखें आप, थर्ड स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग. अब आप बुक्स एंड अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं. सबसे पहला बुक होता है जर्नल बुक. जर्नल बुक्स, आप डिफरेंट सेट ऑफ जर्नल बुक्स आपने पढ़ा होगा जर्नल्स में, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, यानी इसमें डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स जो है वह मेंटेन होता है. इसको आप बहुत तरह से दिखा सकते हो, जैसे जर्नल प्रॉपर है ना, जिसमें जो जाने वाला ट्रांजैक्शन होगा आइडेंटिफाइंग के तहत हमने कैश बुक है, परचेज बुक है, यानी जिस बुक में वो लिखा जा सकता है ट्रांजैक्शन जिससे रेलिवेंट होगा उसमें लिखना, रिकॉर्डिंग करना. फिर रिकॉर्डिंग ETC, यहाँ पे आप ध्यान में रखें बुक्स बहुत तरह के होते हैं, जर्नल 8 कम संख्या में. फोर्थ देखें तो रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते हैं क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. जो जर्नल बुक में हमने रिकॉर्ड रखा है उस सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग डेटा फॉर्म में लाने के लिए पहले अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई करते हैं. जैसे सेल्स है तो जितने भी अकाउंटिंग पीरियड में सेल्स का एंट्री किए होंगे उस सबको एक जगह सेल्स अकाउंट हेड में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं. यानी आप क्लासीफाइंग करते हैं किस तरह से, तो आप इसके लिए क्या बनाते हैं? लेजर बुक. लेजर बुक में आप क्या करते हैं? पोस्टिंग. लेजर बुक पोस्टिंग आप इसको बोल सकते हो. पोस्टिंग करने के बाद फिर इससे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, यानी कास्टिंग या बैलेंसिंग, जोड़ घटाव, तब वो डेटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना. तो क्लासीफाई के तहत आप सेल्स का अलग लेजर खोले, परचेज का अलग खोले, राम का अलग, हरी का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग, इस तरह से जितने नाम अलग अलग शीर्षक के हैं उन सभी नाम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह कलेक्ट करते हुए आप उसका रेस्पेक्टिव बैलेंस निकालते हो कास्टिंग के जरिए.
पोस्टिंग के जरिए, तो उस प्रोसेस को क्लासिफाइंग कहते हैं। अब उसके बाद पांचवा होता है समराइजिंग। जब क्लासिफाई हो जाता है, डेटा फॉर्म में आ जाता है, तो समराइजिंग प्रोसेस होता है। समराइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग दो काम करते हैं। एक करते हैं ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, अभी तक जो रिकॉर्ड जर्नल और लेजर बुक में पोस्टिंग किया गया उसके एक्यूरेसी को, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हुए बताता है कि अरिथमेटिकली वेदर दीज पोस्टिंग्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो फिर सर्च करते हैं कि कहाँ पे एरर हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, उसका सुधार का एंट्री करते हुए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, है ना। ये क्यों तैयार करते हैं, तो फाइंड आउट रिजल्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 6 में। रिजल्ट्स आने के बाद अब हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि वेदर दिस रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये सब का हम पता लगाना चाहते हैं कि ये प्रॉफिट जो हुआ है वो पिछले साल के तुलना में ज़्यादा हुआ, कम हुआ, यानी कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, एनालाइज करते हुए, म्यूचुअल जो आइटम्स है उनके बीच रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनेट और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हुए हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ग्रोथ क्या है, पिछले साल के तुलना में ग्रो किया है हमारा रिजल्ट या डिटोरिएट किया है, और हुआ है तो क्या कारण है इसका पता लगाते हैं। अगर कोई हमें शॉर्ट कमिंग्स दिखता है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में या हमारे हैंडलिंग में, ऑपरेशनल हैंडलिंग्स में, ये सब में अगर कोई कमी दिखता है तो उसका जो आवश्यक सुधार के उपाय होने चाहिए वो मैनेजमेंट की ओर से लिया जाता है। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस के बाद अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन तक इसको रिपोर्ट करते हैं। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस, सिक्स्थ प्रोसेस जो होता है एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। जो प्रॉफिट लॉस आदि का रिजल्ट्स आया है उसको दो काम करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं और तब क्या करते हैं, उसको व्याख्या करते हैं। विश्लेषण एवं व्याख्या इसे कहा जाता है। इंटरप्रेटिंग मतलब व्याख्या, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है। जैसे आप मार्कर कहते हो तो विदाउट पेन विदाउट इंक, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है। और सीधा इंक रहने से भी नहीं होगा, दोनों चीज चाहिए कंबाइन। तो इसीलिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन साथ साथ चलता है। तो विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं, है ना, ताकि हमें हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस आदि का पता चल सके और उसके लिए जो आवश्यक उपाय होने चाहिए वो हम कर सके। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग के बाद इस रिपोर्ट के रूप में तैयार करके इस रिपोर्ट्स को जो भी यूजर्स हैं, रिपोर्टिंग टू अकाउंटिंग यूजर्स, उनके पास भेज दिया जाता है ना। अकाउंटिंग यूजर्स, ये यूजर्स दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल यूजर्स, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैनेजमेंट ऑथोरिटी है ना, और वर्कर्स यूनियन है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उन सबको रिपोर्टिंग करना, क्योंकि उनको डिसीजन लेना है, उन्हें प्लान करना है फ्यूचर का, तो उसका फीडबैक उन्हें चाहिए। तो उस फीडबैक के लिए इंटरनल रिपोर्टिंग हो जाता है इंटरनल यूजर्स को। अब फिर दूसरे जो ग्रुप हैं वो एक्सटर्नल हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, है ना, तो उसको एक्सटर्नल यूजर्स करते हैं। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी में टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको टैक्स लगाना है तो आपके प्रॉफिट
की जानकारी इनकम का, एक्सपेंडिचर का होगा, तभी तो इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स असेसमेंट करेगा, आपके ऊपर टैक्स इम्पोजिशन करेगा। तो इस तरह से रिपोर्टिंग उनको भी ज़रूरी है। जो सप्लायर्स है, आपको क्रेडिट सप्लाई करता है, उसको ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस क्रेडिट सप्लाई शुड बी कंटिन्यूड और स्टॉप्ड। तो ये डिसीजन वो कैसे लेंगे? आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसीलिए उनको रिपोर्टिंग करना होता है। अब ये दोनों यूजर्स जो है उसके बाद क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, यानी वेदर supply should be continued or not. Banker have to decide whether overdraft facility should be continued or not. Money lenders have to decide whether legal notice should be sent for the collection of loans या फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया है उसके वापसी के लिए, लोन इंस्टॉलमेंट को रिकवरी के लिए आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजे या ना भेजे, या वेट करे, आपके साथ जो मनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड का टाइम टू टाइम जो रिश्ता है बना हुआ, उस रिलेशनशिप को ब्रेक करे और जो भी कानूनी स्टेप है वो ले सके। शेयर होल्डर्स, they are owners, they are highly interested to know about the profit position, whether the firm has better result than previous year or not. They have to decide whether the shares should be held or disposed of, and the invested amount should be shifted to other segment or other securities and shares. तो ये डिसीजन उनको भी लेना है। तो शेयर होल्डर्स भी एक्सटर्नल यूजर के रूप में इंतजार कर रहे होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स, मोर्गेजर्स, फाइनेंसर, these are the person who are indirectly associated with the business and they are highly interested to know about the progress and problems of the organization, and for this purpose the reporting made by the by the business entity are analyzed and interpreted in their respective point of view. उनका जो अपना दृष्टिकोण है उससे वो विश्लेषण करके पता लगाते हैं, फिर वो अपना अपना डिसीजंस लेते हैं। इस प्रकार से डिसीजन, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने देखा कि कुल 8 स्टेप्स हैं और 8 स्टेप्स को जो है 1 by 1 सक्सेसिव कंजुकेटिवली लेना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, फर्स्ट हो गया ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑकर, मतलब घटनाएं घटती हैं, लेन देन होता है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है, ये फोर्थ प्रोसेस है, ये फिफ्थ प्रोसेस है, ये सिक्स्थ प्रोसेस है, ये सेवेंथ प्रोसेस है और ये 8th प्रोसेस है। 8th प्रोसेस के बाद जो है सो यूजर्स अपना, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं, वो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अपने डाटा का यूज करते हैं, जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन के रूप में कम्युनिकेट किया गया है। तो दीज आर द स्टेप्स, सक्सेसिव स्टेप्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल। तो हम समझते हैं इसको प्रॉपरली आप राइट डाउन करें और जो लेक्चर है उसको सिंसियरली सुन के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल, एक्सप्लेन, है ना। तो इस प्रकार से आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू।